नमस्ते प्यारे बच्चों, एज पर डिमांड एंड नीड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पूरी एक सीरीज़ में ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे लॉन्च कर रहा हूँ। तो दो अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगी बच्चों। एक प्लेलिस्ट में क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो स्पेशली फोकस्ड होंगे बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए। सो एक्सरसाइज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस इस नाम से रहेगा। और ये पर्टिकुलर वीडियो, इसके बाद कमिंग वीडियोस वो सारे सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए रहेंगे। और पैरेलल में एक और प्लेलिस्ट में लॉन्च करूँगा कंपटीशन प्रोफाइल के नाम से। तो उस कंपटीशन प्रोफाइल में जो भी पैरेलल में चलेंगे वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए रहेंगे। तो कंपटीशन की प्रिपरेशन आप पैरेलल में कर सकते हैं बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन, यानी सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। तो ये पूरा हम कवर करते हुए चलेंगे, जबकि इसके लिए जो बैकग्राउंड रहेगा बच्चों अपना, वो थ्योरी लेक्चर्स जो हैं, क्योंकि लेक्चर्स में मैक्सिमम मैंने थ्योरी ही कवर की है, आपने गौर किया उस बात पे। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स के अलावा मैक्सिमम थ्योरी कवर की है लेक्चर्स में, जो ऑलरेडी डिफरेंट प्लेलिस्ट में सुदृढ़ प्रोग्राम 1, 2 इनमें और इंडिविजुअली चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे अवेलेबल है सारा का सारा कंटेंट। 11th में पैरेलल में चल ही रहा है NCERT रीड अलोंग एक्सरसाइज के नाम से। तो यहाँ से आपकी पूरी फिजिक्स तैयार हो जाएगी एकदम सॉलिड। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें अगर पहले पार्ट पे जाएं हम, चार्ज एंड फोर्स, तो अब ये रेगुलर मिलेगा आपको। चार्ज एंड फोर्स के बाद फील्ड आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आप साथ साथ कर सकते हैं। तो चार्ज एंड फोर्स पे हम बात करते हैं। तो इसके लिए, इस एक्सरसाइज के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, जैसे कि आपको पॉज एंड प्ले फंक्शंस तक रीच होनी चाहिए। जब भी चाहे आप वीडियो को पॉज कर सके, तब आप इसको टेस्ट की तरह अटैम्प्ट कर पाएंगे, या खुद से भी आंसर पहले अटैम्प्ट कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ, म्यूट द साउंड। आप आवाज़ को बंद कर दें। आवाज़ में क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिस्कशन रहेगा कि ऐसा हमने किस अप्रोच से सोचा, है ना। पर अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको वीडियो 2 बार चलाना होगा। 2 बार चलाना होगा इन द सेंस, अगर आप पहले अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वीडियो चलाकर देख लें, पूरा डिटेल देख लें। फिर खुद से देखना चाहते हैं कितना आपने सीखा, क्या आया आपको, तो आप साउंड को म्यूट कर दें और ख़ुद को चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन की जस्ट बाद पॉज कर दें। पॉज द वीडियो आफ्टर एवरी क्वेश्चन बिफोर डिस्प्ले ऑफ द सॉल्यूशन। खुद का सॉल्यूशन निकालें, फिर सॉल्यूशन वीडियो को चालू करें, प्ले करें और देखें सॉल्यूशन कितना मैच, कितना मिसमैच हो रहा है। प्ले अगेन एंड प्रोसीड व्हेन यू ऑब्टेन आंसर योरसेल्फ। इफ़ यू वांट ए फास्ट रिवीजन ऑफ कंसेप्ट्स, देन रन द वीडियो विद साउंड एट 1.5x स्पीड। बच्चों, रिवीजन के काम में भी आप ले सकते हो, क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम रिवीजन कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब में फीचर होता है कि आप वीडियो को फास्ट चला सकते हैं। तो वीडियो को फास्ट चलाकर आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, वो सारे मेन कंसेप्ट्स रिवाइज होते चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जाते हैं हम पहले। तो जो हमने पढ़ लिया है, ये एक तरह से बच्चों पहले आसान से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो स्टेट द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम यूज़ करते हैं। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड है इसी लॉ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो कौन सी 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की, जिनको हम बेसिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं बच्चों? ये है एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। इन 3 को हम फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज -1.5 × 10⁻19 कूलम। ये सवाल आपसे कंपटीशन में भी पूछा जाता है अलग तरह से, और बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो जो हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट, क्या उसके अकॉर्डिंग Q = NE में ये फिट होता है, चेक कीजिए। तो जब आप Q = NE में इसको रखेंगे, तो N जो आएगा आपके पास वो इंटीजर नहीं आएगा। अब क्योंकि N इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के पास हो नहीं सकता। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है नो। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इट कांट बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाला जो केस हमने पढ़ा था, एक्सेप्शन, वो क्वार्क की थ्योरी, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि क्वार्क की स्टेबिलिटी अभी तक प्रूव नहीं हुई है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्वार्क का हमको कहीं मिला नहीं है। तो ये जो चार्ज है फ्रैक्शन में, ये होना पॉसिबल नहीं है।
क्वांटाइजेशन के अगेंस्ट है, इसलिए इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के पास हो नहीं सकता। या हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी थोड़े से बड़े से 2 नंबर में क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे। कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट अबाउट टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस। तो हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, आंसर इज यस। सिमिलरली चार्ज बॉडीज में MAY में अट्रैक्ट ईच अदर ओनली इफ वन ऑफ द बॉडीज हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ चार्ज। एक के पास ज़्यादा होना, दूसरे के पास कम होना चाहिए। देन ऐसा कब होगा? इट में अकर बिकॉज ऑफ द इंडक्शन। जब उनको पास लाएंगे हम तो वो एक दूसरे पर चार्ज इंड्यूस करेंगे। थ्योरी लेक्चर में मैंने डायग्राम बना के समझाया, आप वहाँ देख सकते हैं। पर सिमिलर पॉइंट चार्जेस हैं तो वो डेफिनेटली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इंडक्शन जो होता है सिर्फ बॉडीज़ में होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है। तो ये हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। इंडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज़, और यही कारण है, इसका कॉन्सिक्वेंस है कि सिमिलरली चार्ज बॉडीज मे अट्रैक्ट ईच अदर बट टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस मस्ट रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when we rub a glass rod with silk cloth, some electrons get transferred from glass to silk, due to which glass rod acquires a charge 2 microcoulomb। पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पर, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय सिल्क, कितना इलेक्ट्रॉन सिल्क पे गए हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला Q इक्वल टू N, तो इसको हम लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, N की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों यहाँ पे। सो इस फॉर्मूले को लगाकर आप देखेंगे N इक्वल टू Q बाई E से ये हमें मिलेगा 2 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो है -6 अपॉन 1.6 10⁻⁻19। अब आपको अगर रटी हुई है वैल्यू 1/E की, यानी 1/1.6 × 10⁻19 होता है बच्चों, 6.25 × 10⁻18 होता है ये। अब ये -6 की वजह से कितना रह गया? 12 रह गया। तो 2 × 6.25 × 10⁻12 जब हम कैलकुलेट करते हैं हमें मिलता है 1.25 × 10⁻13। इतने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क गेन करेगा और ग्लास रॉड लूज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इक्वली चार्ज प्लास्टिक बॉल्स, 2 प्लास्टिक बॉल हैं, दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, ईच विद चार्ज Q विद अटैच स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, L लेंथ की लंबाई की रस्सियों से उनको लटका दिया हमने, आर हैंग फ्रॉम ए पैग, एक खूंटे पे लटका दिया, पैग यानी खूंटा, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अब जब अर्थ पे रहेंगी तो इनके बीच कुछ एंगल बनेगा बच्चों, पर अगर हम इनको स्पेस में ले जाएं जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी एक दूसरे को रिपेल करते हुए। तो आपसे पूछा है टेंशन निकालो स्ट्रिंग में एंड द एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रिंग्स। सो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन कैलकुलेट इट, और डायग्राम इमेजिन कर सकते हो दिमाग में, तो बेटर है, दिमाग में डायग्राम को इमेजिन करो, आंसर्स आपके सामने हैं। कूलम्स लॉ अगर आपने लगाया तो आपको क्या मिलने वाला है आंसर में? ग्रेविटी एब्सेंट है तो एंगल तो 180 डिग्री हो जाएगा दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में, और फोर्स हो जाएगा KQ² अपॉन, क्योंकि L और L डिस्टेंस हो गई 2L डिस्टेंस हो गई तो नीचे 2L का स्क्वायर आएगा तो 4L² डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है और उसकी SI यूनिट को लिखना है। तो आप ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है बच्चों। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, टू दैट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन गिवन मीडियम। K को हम दिखा सकते हैं F एयर अपॉन F मीडियम से, और क्योंकि फोर्स का रेशियो है तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस है डायमेंशनलेस है। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो तीनों नाम इसी के हैं, बट जब रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से डिफाइन करना होगा तो हम इसको रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम ऐसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन m में एप्सिलॉन r इनबिल्ट है। एप्सिलॉन m इज एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। अगर मैं आपको लिखकर बताऊं तो या भी लिखकर नहीं बताता, क्योंकि अभी स्लाइड शो चला रखा है मैंने इसमें, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी लिख के बताने में। बता सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है अभी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन m में है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, उसको डिवाइड कर दिया हमने एप्सिलॉन r से, तो एप्सिलॉन r से नहीं एप्सिलॉन 0 से, तो हमारे पास बचा एप्सिलॉन r जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर है। जब स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी पूछते हैं, जो कैपेसिटी में आगे पढ़ेंगे हम और डिफाइन भी करेंगे बच्चों, तो ये कैपेसिटी के रेशियो के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं।
तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई। इज देयर एनी मीडियम, कोई ऐसा मीडियम हो सकता है इन विच व्हेन वी प्लेस टू गिवन चार्जेस एट द सेम डिस्टेंस एज इन वैक्यूम देन दे अप्लाई ग्रेटर फोर्स, जितना अभी लगा रहे हैं वैक्यूम में उससे भी ज़्यादा फोर्स लगाएं। इज़ इट पॉसिबल? ऐसा कोई मीडियम हो सकता है? क्या सोचते हैं आप अपना जवाब तय कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर जब जवाब आ जाए तो वीडियो को प्ले करके देखिए। सो सॉल्यूशन इज़ बच्चों नो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो हम जानते हैं वो है k = 1। बाकी किसी भी मीडियम के लिए लें तो k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और फोर्स जो है नए मीडियम में f' होगा f/k। अब k 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली f' विल बी लेस देन f, तो वैक्यूम से कम होगा फोर्स। तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होता है? जब मीडियम है वैक्यूम। जैसे ही मीडियम चेंज करेंगे फोर्स विल बी लेसर, कम हो जाएगा। तो फोर्स, आगे की बात बता दूं, फील्ड, फ्लक्स, पोटेंशियल, ये सब 1/k हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सिर्फ कैपेसिटी है बच्चों जो बढ़ जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे मीडियम इंट्रोड्यूस करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप में चल रहे हैं, 2 लॉन्ग आंसर टाइप डिस्कस करते हैं। पहला जो इस पोर्शन से बनता है क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 3 नंबर में। स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेव्स के लिए भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए भी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी होता है, और यहाँ पूछा गया आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो कई तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो स्टेटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बनेगा, फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी चार्ज पर, ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम, एक बार में एक। द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो बच्चों हमने थ्योरी में बात की थी 2 एस्पेक्ट की, तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस के बराबर होगा, और दूसरा एस्पेक्ट ये कि किन्हीं 2 चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ तक लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला 1 नंबर अगर आपको चाहिए तो बच्चों डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाकर आपको मेंशन करना पड़ेगा मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर है। एक स्टेप और आगे तक हम जा सकते हैं और इसको हम समेशन नोटेशन में भी लिख सकते हैं, सिग्मा करके। तो इतनी डिटेल लिखने पर आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे अलॉन्ग विद डायग्राम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए। इस बात को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों सब्जेक्टिव पैटर्न में। इस वीडियो का लास्ट सवाल, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, ये हम जानते हैं, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मासेस। आपसे कहा जा रहा है कंपेयर करो स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, मीन्स यू हैव टू फाइंड रेशियो किसके लिए? पहली बात एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, दूसरी बात 2 प्रोटॉन्स के लिए, और इस डेटा से आप क्या कंक्लूड करते हैं वो कंक्लूजन भी हमको लिखना है। तो हम सिस्टमेटिक अप्रोच पे जाएंगे बच्चों, जैसे जैसे जो पूछा है उसका जवाब वैसे वैसे आपको लिखना है। तो आप अपना जवाब लिख कर देख लीजिए कागज़ पर, नियर अबाउट कैसा आंसर होना चाहिए आपका। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि डिस्टेंस r पर रखें। तो उसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो बच्चों फॉर्मूला लगेगा F = KQ1Q2/r²। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो माइनस साइन आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, यहाँ से क्लियर हो जाता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। द कोरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा अट्रैक्शन का होगा, वो भी माइनस साइन के साथ आएगा, -G MP/me/r², जहाँ पर MP ME क्या है बच्चों? मासेस हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिवली। देन हम कह सकते हैं रेशो निकालने पर उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लेता हूँ तो ये आता है 2.4 × 10⁻39। अब यहाँ एक बात स्ट्राइक करती है, हमने तो 11th क्लास में पढ़ा था 10⁻36 ग्रेविटेशनल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ 39 आ रहा है। रीज़न बिहाइंड, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच है। स्टैंडर्ड जो हम मानते हैं वो मानते हैं, सेकेंड पार्ट पे चल रहे हैं हम, 2 प्रोटॉन के बीच जो है उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, तो हम न्यूक्लियर फोर्स से भी कंपेयर करते हैं उसको। तो अगर
दो प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया, दोनों पे सेम नेचर का है, और यहाँ आता है 10⁻36 के ऑर्डर का, तो इसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं 1.3 × 10⁻36। तो बच्चों ये है Fe/Fg, और इसका कंक्लूजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आप जानते हैं, द डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस शोज दैट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर एनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यही कारण है जहाँ पर दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो बच्चों वहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं करते। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है तब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की अकाउंटिंग करनी होगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बच्चों ये हम इस एक्सरसाइज को यानी इस वीडियो को मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, पर साइमल्टेनियसली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपटीशन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अवेलेबल है मेरे ही चैनल पर इन डिफरेंट प्लेलिस्ट, जिसका नाम रहेगा कंपटीशन प्रोफाइल। तो उसमें आप जाएंगे तो पैरेलल में वो कंपटीशन वाली एक्टिविटी एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।